नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन जिया को गिरने से बचा लेता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि यही अयम है। अब आगे घर लाकर जिया लियोन का ट्रीटमेंट करती है और फर्स्ट एड करते करते उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है। कार एक्सीडेंट के बाद मैं हॉस्पिटल में थी और मैं डिस्चार्ज होना चाहती थी, पर मेरे डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज नहीं करते थे। तब मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन मैंने उन्हें दवाई चुराते हुए देख लिया। फिर मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। लियोन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। जिया बोलती है, मैं वो दिन आज भी नहीं भूली जब फाइनली 3 महीने के बाद मैं डिस्चार्ज होकर अपने अंकल के कार से घर आई थी। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर जिया अपने घर के गेट पर बैठी अपने मम्मी पापा को याद कर रही होती है। तभी 2 जुगनू उसके पास आकर उसके साथ खेलने लगते हैं। जिया लियोन को बताती है कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि वो दोनों जुगनू मेरे पेरेंट्स हैं। जिया की बातें सुनकर लियोन भी उस मोमेंट को याद करने लगता है। एंड यू नो व्हाट, लियोन ने ही उसके पास जुगनू भेजा था जिसके साथ वो इतनी खुशी से खेल रही थी। मतलब कि बचपन से ही लियोन जिया का साथ दे रहा है, वो भी उसे बिना बताए। दैट्स सो स्वीट यार। एनीवे, उसके बाद जिया उसके पूरे बॉडी पर पट्टियां लगाकर उसे सुला देती है और रात भर उसी के बगल में बैठकर उसका ख्याल रखती है। फिर सुबह होती है, जिया सो चुकी है और लियोन उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। और उधर वो बेबी इमोजी बेबी से बालक बन चुका है। ये कुछ ज्यादा जल्दी बड़ा नहीं हो रहा है। अरे अपना ग्रोइंग पावर थोड़ा स्लो रखो यार, समझो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इधर शिंजो दौड़ते और चिल्लाते हुए लियोन के घर आता है। ही इज वरीड अबाउट लियोन यार। लियोन उसे शांत रहने को बोलता है ताकि जिया ना जाग जाए, बट कोई फायदा नहीं। शिंजो की आवाज सुनकर जिया ऑलरेडी जाग चुकी है। जिया शिंजो को देखकर बहुत हैरान होती है। क्यों? अरे उसे पता नहीं था ना कि शिंजो एक फॉक्स है और लियोन और शिंजो एक दूसरे को जानते हैं। और शिंजो भी उसे देखकर हैरान होता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। एंड लियोन भी लाइक काम डाउन गाइस, ऑल इज वेल। सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। इधर ली रैंग एक शॉप पर रिस्ट वॉच खरीदने आता है। उसकी नजर शॉप बॉय के रिस्ट वॉच पर पड़ती है। वो ली रैंग को बताता है कि ये वॉच उसके स्वर्गवासी पिता की आखिरी निशानी है और उसके लिए वो बहुत कीमती है। ली रैंग उसके वॉच को अपने हाथ में लेकर बोलता है, मैं ये वॉच लूंगा, इसके बदले तुम मेरा ये महंगा वाला वॉच ले लो। शॉप बॉय बोलता है, आप मजाक कर रहे हो ना? लियोन बोलता है, बिल्कुल नहीं, आई जस्ट वंडर कि तुम क्या चूज करोगे, फैमिली या मनी। उसके बाद वो कार में बैठकर चला जाता है जिसे यूरी ड्राइव कर रही होती है। इधर शिंजू लियोन के लिए पेशेंट वाला फूड बनाता है जो फिलहाल उसके हेल्थ के लिए सुटेबल है। फिर वो उसे सर्व करता है। वैसे इतने सालों से लियोन का केयर टेकर शिंजू ही बना हुआ है। उसके लिए खाना बनाना, घर के सारे काम करना, लियोन की जरूरतों का ख्याल रखना, सब चीज की देखरेख वही करता है। इसलिए लियोन के बारे में उसे सब कुछ पता है और वही सारी बातें वो जिया को बता रहा होता है। लियोन उसकी बातों से एम्बैरेस हो रहा होता है और बोलता है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या, जा यहाँ से। फिर जाते वक्त शिंजू जिया को बताता है कि जब ये अपना खाना खत्म कर ले तो इसे आइसक्रीम जरूर दे देना, उसे बहुत पसंद है। और नहाते वक्त इसे रबर वाले 3 डकीज जरूर दे देना, ही लव्स देम। एंड लियोन भी लाइक, अबे जाना साले, क्यों पका रहा है। गजब बेइज्जती है। उधर ली रैंग शॉप बॉय के घड़ी को कार से बाहर फेंक देता है। यूरी पूछती है कि वो क्या था। लियोन बोलता है, कुछ ऐसा जो कुछ देर पहले तक किसी के लिए बहुत कीमती हुआ करता था, पर अब उसके पास वो चीज नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। इधर लियोन बहुत खुशी से अपनी आइसक्रीम खा रहा होता है और जिया उसे देख रही होती है। फिर वो लियोन से आइसक्रीम मांगती है। उसे भी वो आइसक्रीम बहुत पसंद आती है और वो भी खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगती है। लियोन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को बड़े प्यार से देख रहा होता है। जिया पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? लियोन बोलता है, कभी कभी आइसक्रीम जैसी छोटी सी चीज भी लाइफ को कितनी स्वीट बना देती है ना। फिर जिया लियोन से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है। लियोन बताता है कि उसका नाम अयम था। जिया बोलती है, वाह कितना रॉयल नाम है, वैसे तुम लोग पहली बार कैसे मिले थे? फिर लियोन अयम से पहली मुलाकात की कहानी बताता है जिसमें अयम ने उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। एक दिन वो सो रहा होता है और एक छोटी सी बच्ची आकर उसके सिर को सहलाती है। लियोन की नींद टूटती है और वो बोलता है, तेरे को मरने का है क्या? इस पर वो बच्ची बोलती है, ये क्या बोल रहे हो? जब मैं अपने कुत्ते को ऐसे ही सहलाती हूँ तो उसे तो बहुत अच्छा लगता है। गजब बेइज्जती है। फिर बोलता है, मैंने उसे पहले दिन डरा कर भगा दिया था, लेकिन फिर वो दूसरे दिन पहुंच गई और मैं उस टाइम पे बहुत दयालु हुआ करता था, जो मैं अभी भी हूँ, इसलिए मैंने उसे दोबारा नहीं भगाया। फिर पास का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ लियोन उसे तिरंगबाजी सिखा रहा होता है। लियोन के हाथ में एक सेब होता है जिस पर अयम को निशाना लगाना होता है।
लेकिन बार बार वो दूसरे डायरेक्शन में शूट कर देती है। लियोन उसे डांटने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, जाओ अपने घर जाकर बच्चों वाले काम करो। ये सुनकर आईएम को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है सेब को ऊपर फेंको, और फिर वो सेब पर बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाती है। लियोन ये देखकर हैरान हो जाता है। आईएम बोलती है ऐसा नहीं है कि मुझे निशाना लगाना नहीं आता, मैं तो बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। लियोन बोलता है हैं? तुम कौन होती है मेरी चिंता करने वाली? आईएम बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर लियोन थोड़ा बखलाते हुए पीछे खिसकता है और बोलता है फिद्दी सी इंसान कहेंगी, बिजली के झटके खाने हैं तुम्हें? और आईएम हंसने लगती है। फिर वो बरी हो जाती है और अभी भी वो तीरंदाजी की ही प्रैक्टिस कर रही होती है। लियोन आईएम से पूछता है कि तुम तीरंदाजी क्यों सीखना चाहती हो? आईएम बोलती है ताकि मैं अपने पिता को मार सकूं। लियोन ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है पिता को? क्यों? कौन है वो? आईएम बोलती है इस देश के राजा। लियोन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो आईएम की डिटर्मिनेशन को देखकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। प्रेजेंट में ये कहानी सुनकर जिया भी लाइक वाह कितना इम्प्रेसिव फर्स्ट लव था यार। लियोन उसे बताता है कि आईएम राजा की 7वीं संतान थी, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। जिया बोलती है लेकिन वो अपने पिता को मारना क्यों चाहती थी? लियोन उसे बताता है क्योंकि वो राजा नहीं था, बल्कि राजा के रूप में एक बहरूपिया था जिसने पूरे देश की हालत बद से बदतर कर दी थी। वो राजा के भेष में एक इमूगी था। फिर बालक इमूगी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो आदमी जिसे ली रैंग ने बेबी इमूगी सौंपा था एक लेडी को बालक इमूगी के देखभाल के लिए हायर करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लेडी एक साधारण सी इंसान है जिसे इमूगी एंड ऑल के बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी लेडी से बोलता है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेक श्योर कि बच्चा अच्छे से खाना खाए। फिर वो लेडी ऊपर बालक इमूगी के पास जाती है। वो उसके गाल और हाथ के स्कार को देखकर डर जाती है। फिर बालक इमूगी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी पूरी लाइफ खींच लेता है। पूरी बाबा, बालक इमूगी तो बहुत खतरनाक है रे बाबा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इधर जिया लियोन से पूछती है कि आईएम की मौत कैसे हुई, पर लियोन उसे नहीं बताता और अपने बैंडेजेस खोलने लगता है। ये क्या, इतनी जल्दी ये हील भी हो गया? वाओ यार, नाइन टेल्ड फॉक्स की हीलिंग पावर कितनी मस्त होती है। सो अमेजिंग। इसने तो मुझे नारुतो की याद दिला दी। ही इज आल्सो नाइन टेल्ड फॉक्स विद सेम हीलिंग पावर। अरे ये मैं क्या बोलने लग गई, हम तो एपिसोड पर थे ना। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? उधर ली रैंग और यूरी अभी भी कार में ही होते हैं। अभी तक इनका सफर खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, इन्हें तो दुनिया घूमना है। चिंदी। ली रैंग को कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और वो कार रोकने को बोलता है। फाइनली कार रुक गई। तो क्या नाचो मैं? फिर दिखाया जाता है कि 3 बदमाश बच्चे कुत्ते को बांधकर मार रहे होते हैं और वो बहुत जख्मी हो गया है। उसमें से एक बंदा उस कुत्ते को फिर से मारने ही वाला होता है, तभी ली रैंग आकर उसे रोक देता है और फिर यूरी और ली रैंग मिलकर उन तीनों को सबक सिखाते हैं। इधर जिया लियोन को मॉर्ग लेकर आती है एंड एज यू कैन सी ही इज परफेक्टली फाइन नाउ। हीलिंग पावर की जय हो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लियोन दीवार पर मारकर दोनों भूतिया बच्ची को बुलाता है। ओ तेरी, ये दोनों तो सच में आ गई। लियोन दोनों बच्चियों को अपने पास बुलाकर प्यार से सर पर मारता है और बोलता है कि आत्माओं को इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए, स्पेशली ये दीदी को तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? नहीं। फिर जिया दोनों बच्चियों को एक न्यूज़ फीड दिखाकर बोलती है क्या ये तुम दोनों के साथ हुआ था? फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों बच्चियों के पिता अभी भी फ्यूनरल हॉल में दुखी बैठे हैं। फिर उसका भाई गुस्से में वहाँ आकर उसे एक न्यूज़पेपर देकर बोलता है रिपोर्टर्स बिना मतलब का बात बढ़ा रहे हैं, आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं सारे, और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बच्चियों के पापा वो न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें उन दोनों बच्चियों के ट्रेजेडी के बारे में लिखा होता है। दोनों बहनें अपार्टमेंट के विंडो से गिर गई थी। ये पढ़कर वो रोने लगते हैं। उधर ये दोनों मिलकर तीनों बंदों को बांध देते हैं। ली रैंग उन्हें एक कार्ड चूज करने को बोलता है। उनमें से एक बंदा एक कार्ड निकालता है जिसमें लिखा होता है डोनेटिंग टैलेंट। अब ये क्या है? रुको जरा, सब्र करो, पता चलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ली रैंग पूछता है तुम लोग किस चीज में अच्छे हो? वो लोग बोलते हैं बेसबॉल खेलने में। उसके बाद ली रैंग बोलता है दैट्स ग्रेट, अब तुम लोग बेसबॉल कभी नहीं खेल पाओगे। इन अदर वर्ड्स तुम लोग अपना टैलेंट डोनेट करोगे। वैसे तुम लोग राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड, व्हाटएवर। यूरी, इन तीनों के दोनों हाथ तोड़ दो। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि डोनेटिंग टैलेंट क्या था? यूरी उन तीनों को खींचते हुए लेकर जा रही होती और वो गिड़गिड़ा रहे होते कि हमें छोड़ दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इधर जिया उन दोनों बच्चियों के पिता के पास आकर बोलती है कि वो उन दोनों बच्चियों की फ्रेंड थी। उसके पापा बोलते हैं ओ रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ इसलिए घर पर ज्यादा नहीं रह पाता। जिया बोलती है हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि आपका भाई उन दोनों बच्चियों का ध्यान रखता था जब आप घर पर नहीं होते थे। वो बताते हैं कि उस दिन उसका भी जॉब इंटरव्यू था इसलिए वो भी घर पर नहीं था। जिया बोलती है आपको पता है आपके पास जो बैग है उसमें चेरीज हैं? वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आप जरूर उन दोनों के बहुत क्लोज होंगी। फिर वो चेरीज को बैग से निकाल कर बोलते हैं ये चेरीज थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन मेरी बेटियों ने इसे छुआ तक नहीं, क्योंकि वो दोनों मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मेरी लाई हुई चीज को वो छूती तक नहीं थी।
फिर जिया एक चेरी को अपने हाथ में लेकर बोलती है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल सकते हैं। इधर लियोन उन बच्चियों के चाचा यानी कि उसके पापा के भाई को एक भट्टे के पास लाकर उसे जला देने का धमकी देते हुए कन्फेस करने को बोलता है। वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। तब लियोन उसे आग की ओर फेंकने लगता है। तब वो डर कर कन्फेस करता है कि उस दिन उसने अपनी भांजियों को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था। वो उस दिन नशे में था पर वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन लड़कियां बालकनी की तरफ भागी और लियोन बोलता है बस इतना काफी है और उसे छोड़ देता है। और ये सारी बात उन बच्चियों के पापा सुन रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसे मारने के लिए आने लगते, तभी जिया उन्हें रोक देती है। वो बोलती है कि खुद को संभालिए, पुलिस रास्ते में ही है। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोते हुए खुद को कोसने लगते हैं। फिर जिया उन्हें बोलती है कि दोनों बच्चियां आपकी लाई चेरीज नहीं खाती थी। इसका रीजन ये नहीं था कि वो आपको पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसलिए आपकी लाई चेरीज वो नहीं खाती थी क्योंकि वो सोचती थी कि ये बहुत ही अनमोल है, क्योंकि आप उनके लिए ये लाया करते थे। वो इन्हें संभाल कर रखती थी। ये सुनकर वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी दोनों बेटियां वहीं खड़े ये सब देख रही होती है। उनके पापा को इस तरह से रोते हुए देखकर वो भी रोने लगती है और उन्हें गले लगा लेती है। बट ऑब्वियसली ये दोनों भूत है, इसलिए इनके पापा इन्हें नहीं देख पाते। उधर ली रैंग और यूरी तीनों बंदों को सबक सिखाकर लौट रहे होते, तभी ये कुत्ता भी उनके पीछे पीछे खुशी खुशी भौंकते हुए आ रहा होता है। देखो तो जरा उन तीनों ने इस बेचारे की क्या हालत कर दी है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यूरी बोलती है क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाएं। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ छोटा ली रैंग अपने कुत्ते जिसका नाम ब्लैकी है उसे अपने हाथों में लेकर रो रहा होता है क्योंकि जंगल की आग में वो जल चुका है। छोटा ली रैंग रोते रोते बोलता है तुम वापस क्यों आए, मैंने तुम्हें भाग जाने को कहा था ना। बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें। उसकी तकलीफ छोटे ली रैंग से देखी नहीं जा रही थी। वो उसे मारना चाहता था ताकि उसकी तकलीफ को खत्म कर सके, पर छोटा ली रैंग ब्लैकी को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वो रोते रोते लियोन को बुलाता है, लेकिन वो तो वहाँ से जा चुका था। फिर हिम्मत करके छोटा ली रैंग ही ब्लैकी का गला दबाकर उसे मार देता है, पर वो बहुत रोता है। फिर दिखाया जाता है कि लियोन ने ही छोटे ली रैंग को ब्लैकी दिया था जिसके साथ वो हमेशा खेलते रहता था, उसी के साथ वो सोता था, उसी के साथ खाता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। पर लियोन के जाने के बाद ली रैंग ने वो सभी चीजें खो दी जो उसके लिए बहुत कीमती हुआ करती थी। इसलिए प्रेजेंट में ली रैंग उस कुत्ते को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, ये बोलकर कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, इनकी जिंदगी बहुत कम होती है, और वहाँ से चला जाता है। पर यूरी उस कुत्ते को अपने साथ ले जाती है। इधर उन दोनों बच्चियों को मुक्ति मिल जाती है और वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर लियोन और जिया पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ खड़े होते हैं। लियोन उन सभी को वहाँ से भगा देता है। और क्या, मतलब एक को मुक्ति दिलवाई तो अब सबको दिलवाए, ये कोई मुक्ति केंद्र है क्या? चलो निकलो यहाँ से। फिर दोनों एक बेंच पर बैठकर उन सभी बच्चों के लिए अफसोस कर रहे होते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब तुम दोनों इतना क्या अफसोस कर रहे हो? इतना ही चिंता है तो मुक्ति क्यों नहीं दिलवा दी उन्हें? ये चिंदे लोग भी ना कितना ड्रामा करते हैं। Yes, exactly. फिर जिया लियोन को घूरने लगती है। लियोन बोलता है तुम घूर क्यों रही हो? जिया बोलती है कुछ नहीं, बस आज तुम अलग लग रहे हो। लियोन हंसकर बोलता है वो तुम थे जिसने उन बच्चियों को मुक्ति दिलवाई। ओहो बेटा, कूल बनने की कोशिश, लेकिन मन में तो लड्डू ही फूट रहे होंगे, है ना? मुझे क्यों पूछो? मुझे क्या मालूम? तो किससे पूछो यार? उसको जाके पूछ। अरे मैं क्या बताऊं मैं? जिया लियोन को बोलती है थैंक यू। लियोन बोलता है किस लिए? जिया बोलती है सभी चीज के लिए। डैम, इनकी ये निब्बा निब्बे वाली हरकतें। कोई बचाओ यार, मैं नहीं झेल सकती इन्हें। कुछ नहीं तो कम से कम इनसे बचाने के लिए बारिश ही कर दो। ओ तेरी, ये तो सच में बारिश होने लग गई। थैंक गॉड नेचर ने बचा लिया। मतलब नेचर को भी इनका निब्बा निब्बे वाली हरकतें पसंद नहीं आया। लियोन अपनी लाल छतरी निकालकर जाने लगता है। को जरा सबर करो। जिया भी दौड़कर उसके छतरी के नीचे आ जाती है। लियोन बोलता है तुम अपना छाता लाई थी ना? जिया बोलती है वो तो खो गई। बट लेट मी टेल यू वन थिंग माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ट्रू। उसने जानबूझकर अपना छाता उस बेंच पर ही छोड़ दिया। वैसे जिया के मन में भी लड्डू फूटना शुरू हो गया है। उधर शिंजू नाचते हुए क्लिनिक आता है तो देखता है कि यूरी वहाँ बैठी है। उसे अचानक से वहाँ देखकर वो डर जाता है। फिर यूरी शिंजू को उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है। वो उस कुत्ते का चेकअप करता है और उसे बात करने के लिए यूरी से अपना लॉकेट मांगता है। फिर वो उस लॉकेट के जरिए उस कुत्ते से बात करता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है और यूरी उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। इधर ये दोनों बैठकर अल्कोहल पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। लियोन बोलता है तुमने टॉय स्टोरी 3 नहीं देखी क्या यार? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये अपनी फेवरेट आइसक्रीम और टॉय स्टोरी 3 मूवी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। पागल है बंदा दोनों चीजों के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग के ड्रामास के लिए हैं।
जिया बोलती है उसे रोने धोने वाली मूवीज पसंद नहीं है। फिर वो उसे उसकी फेवरेट चीजों के बारे में पूछता है, जैसे कि फेवरेट मूवीज, प्लेस वगैरह वगैरह। जिया की सारी पसंद लियोन की पसंद से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। फिर फाइनली दोनों की एक पसंद मिलती है, कोरियन फूड। फिर दोनों चीयर्स करते हैं और बियर पीते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की कॉमन चीजें पिन पॉइंट करके हर एक कॉमन पॉइंट्स पर चीयर्स करने लगते हैं। लगता है दोनों को चढ़ गई है, इसलिए कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। लोग पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। जिया लियोन से उसके लाइफ लॉन्ग ड्रीम के बारे में पूछती है। वो बोलता है ये तो पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल अगर मेरे लाइफ लॉन्ग ड्रीम की बात करें तो मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। फिर लियोन वही सवाल जिया से पूछता है। जिया बताती है कि भले ही मैं एक छोटे से झोपड़े में ही क्यों न रहूं, पर मैं अपने मम्मी और पापा के साथ रहूं। ये सुनकर लियोन बोलता है तुम्हारे पास उनकी फोटो है ना, मुझे सेंड करो। फिर लियोन जिया को घर पहुंचाता है। जिया लियोन को बाय बोलकर अंदर आ रही होती है, तभी फिर से दो जुगनू उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। उसे बचपन का वो मोमेंट याद आता है और वो समझ जाती है कि वो लियोन ही था। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन लियोन वहाँ से जा चुका होता है। वो स्माइल करके अंदर चली जाती है और लियोन सामने की किसी बिल्डिंग पर बैठा ये सब देख रहा होता है, बिल्कुल पहले की ही तरह। फिर सुबह होती है। जिया अपने काम पर जाती है और लियोन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस। लियोन तेल्यूपा को कॉफी देकर पोटने की कोशिश करता है ताकि वो बता दे कि जिया के मम्मी पापा कहाँ हैं। वो बोलती है मुझे नहीं पता। एंड लियोन भी लाइक क्या यार ऐसे करोगी बच्चे के साथ, दिस इज नॉट फेयर। तेल्यूपा बोलती है मैं उन्हें नहीं देख पा रही। ये सुनकर लियोन बोलता है इसका मतलब कि ना ही वो आफ्टर लाइफ में और ना ही लिविंग रियल में। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। जिया जहाँ काम करती है वहाँ के प्रेसिडेंट उन लोगों से मिलने आते हैं। तेरी ये तो वही है बाबा इमोगे का केयर टेकर। oh, no. वो केयर टेकर जो उन लोगों का प्रेसिडेंट है, उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता है और बोलता है मैं पूरी टीम को जल्द ही ट्रीट दूंगा। फिर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एपिसोड 1 वाला वो शराबी बुढ़ा टल्ली होकर इधर उधर घूम रहा होता है। लियोन उसके पास आता है। वो उसे देखकर भागने लगता है। लियोन उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच कर बोलता है मैंने सुना है कि तुम योगोगे के कुलदेवता हो, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। फिर अपना फोन निकालकर उसे दिखाता है और पूछता है कि तुमने इन्हें कभी देखा है। वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर लियोन उसे मारता है और दोबारा पूछता है। वो बोलता है मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, पर गवर्नर जानते हैं। इधर जिया और उसकी टीम साथ में लंच कर रहे होते हैं, तभी किम की नजर बाहर कार से उतरते लियोन पर पड़ती है। वो लियोन के चार्म को देखकर सभी के सामने उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है। तभी लियोन जिया के पास आकर बोलता है चलो। एंड एवरीवन भी लाइक क्या ये जिया को जानता है? जिया बोलती है कहाँ? वो उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाता है, ये बोलते हुए कि जल्दी चलो हमारे पास टाइम नहीं है। फिर दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। एंड एवरीवन भी लाइक ये हो क्या रहा है? उधर ली रैंग वही शराबी बुड्ढे को एक बिल्डिंग के ऊपर से गिराने की धमकी देते हुए पूछता है कि द आईब्रोज ऑफ टाइगर कहाँ है। अब ये मत पूछना कि आईब्रोज ऑफ टाइगर क्या है, क्योंकि इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो अभी के लिए ये एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। लियोन और जिया किसी गाँव में आते हैं जहाँ शायद कोई त्योहार चल रहा होता है, इसीलिए बहुत से लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में इधर उधर घूम रहे होते हैं। लियोन जिया को बोलता है तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। फिर जिया की नजर वहाँ के एक शॉप के एक ट्रेडिशनल ड्रेस पर पड़ती है। उसके बाद जब लियोन अपना काम खत्म करके आता है तो उसे वहाँ पर जिया नहीं मिलती। फिर वो उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक ट्रेडिशनल ड्रेस वाली लड़की पर पड़ती है, जिसका पीछा करते करते वो एक ब्रिज पर आ जाता है। एक्चुअली ये लड़की जिया ही है। उसे ट्रेडिशनल ड्रेस में देखकर लियोन उसे अयम समझने लगता है। वो उसे देखकर mesmerize हो जाता है और किस कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।